हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी बन चुका और इस वैश्विक महामारी के साथ साथ देश भी आज इस वायरस से जूझ रहा है। आपको बता दें कि लगातार देश भर के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े हर दिन एक नई स्थिति हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस बीच अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और उम्मीद भी की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ेंगे। और ये भी बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के जो प्रतिष्ठान है या फिर जो प्राइवेट संस्थान है वो बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे कि सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो लगातार हम 11 से 12 बजे तक हर रोज चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक और यहाँ पर गंभीर विषय बन रहा है क्योंकि देश भर में जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप देखिए कि जो चिकित्सक भी फ्रंट फुट में काम कर रहे हैं वो भी इस वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, उनमें भी वायरस पाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। चाहे पुलिस कर्मियों का जिक्र करें और पत्रकारों का भी अगर जिक्र करें तो खबरें ऐसी आई हैं कि पत्रकार भी कोरोना वायरस की चपेट में आए। तो आप देखिए कि जो भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए ये घड़ी खतरे की तो है, लेकिन जो तमाम लोग फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं वो तमाम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को भी उनको देखते हुए अपने घरों में रहने की बेहद जरूरत है क्योंकि इस वक्त आप देखें कि तमाम देश इस महामारी से जूझ रहा है, तमाम देश इस महामारी से लड़ रहा है और ये महामारी न सिर्फ हमारे देश में बल्कि वैश्विक तौर पर ये महामारी अपना कहर बरपा रही है। बात अगर विश्व की बड़ी ताकतों की करें, अमेरिका की करें, इटली की करें, तो वहां भी आप देखें कि जो तादाद है कोरोना वायरस से जो संक्रमित मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और आप देखिए कि अगर भारत के मुकाबले उनके आंकड़े देखे जाएं तो काफी ज्यादा हैं और भारत के आंकड़े अगर उन देशों के मुकाबले देखे जाए तो नगण्य साबित हो रहे हैं। तो हम एक्सपर्ट्स के साथ यही चर्चा करते हैं कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक किस तरह की जो सावधानियां है वो हम बरत सकते हैं। हमारे साथ हर रोज की तरह पैनल में एक्सपर्ट जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज वत्स, जो कि पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जिक्र कर रही हूँ कि आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं, तो कितनी गंभीर ये स्थिति मानी जाए और इस स्थिति की कब तक संभावना माने कि इस पर रोक लगाई जा सकती है या रोक लग सकती है? देखिए, अभी तक जो एफर्ट्स भारतीय सरकार ने और हमारे हरियाणा प्रांत ने किया है तो हरियाणा की स्थिति तो काफी अंडर कंट्रोल है। चिंता का बहुत ज्यादा विषय नहीं है। जल्दी जल्दी केसेस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं और उनको आइसोलेट भी कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है और जहां ट्रीटमेंट है वहां दिया भी जा रहा है। हरियाणा ने एक रोल मॉडल रखा है पूरे देश के सामने। आप देखिएगा कि कल भी केवल 5 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से 2 केसेस जो हैं वो पानीपत में मिले हैं, 2 केसेस गुड़गांव में मिले हैं और 1 केसेस रोहतक में है। अब आप इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिएगा आपका फरीदाबाद, नूंह और पलवल जो मेवात से ज्यादा इफेक्टेड एरिया था वहां कोई भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। इसका मतलब जो हमने वहां घेराबंदी की थी और वहां जो एक्सटेंसिव अप्रोच इस्तेमाल की थी उसका फायदा नतीजा जरूर नजर आया है। आप देखिएगा कि अभी तक 275 केसेस हुए हैं, कल 270 थे, तो यानी हमारा जो डबलिंग का जो रेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी तक हमने लगभग 19,000 के आसपास जो है वो किए हैं, टेस्टिंग की है। कल भी हमने करीबन 1300 के करीब टेस्टिंग की है
और 1300 टेस्ट में से केवल 5 पॉजिटिव आए हैं और 18,500 में से 275 आए हैं। यानी पॉजिटिव जो रेट है वो भी बहुत कम है हरियाणा का। और उसके बाद जो है अभी तक केवल 3 मौतें हुई हैं जो शुरू में हुई थी, और वो कॉर्बिड मॉर्टिलिटी के कारण हुआ था। यानी उनके एल्डरली पेशेंट्स थे और उनके साथ और बीमारी लगी हुई थी। तो ये पूरा सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, तो हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है। और जो अभी आज निर्णय लिया है कि कुछ जोन्स में, ग्रीन जोन्स में या बाकी जोन्स में कुछ दुकानें भी मोहल्ला लेवल्स की दुकानें खोलेंगे। कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट की जा रही हैं। पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्टिविटीज पहले ही खोली जा चुकी हैं। तो अब उसके बावजूद भी अगर ये फ्लैट रह रहा है, अगर केसेस 2, 4, 5, 10 इस तरह ही से आ रहे हैं, तो ये अच्छे लक्षण हैं। हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है। देश में जो ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं वो 2-3 प्रांतों से आ रहे हैं, वहाँ चिंता का विषय है। डॉक्टर पंकज, वहाँ जिस पे तरह से कंट्रोल कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो लॉकडाउन जब खुलेगा तो वो ये मोमेंट्स जो है वो पूरे देश में पहुंच जाते हैं। आज जो भारत है पूरा एक परिवार की तरह है। तो अगर उन में भी अगर संक्रमण के ज्यादा रोगी कंटिन्यू करेंगे और लॉकडाउन खुलेगा तो बाकी जगह पे फिर भी खतरा ही रहता है। अब जैसे हरियाणा में अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हरियाणा जो दिल्ली के बॉर्डर पे 3 जगह से जुड़ा हुआ है। अब ये जो रोहतक के केसेस आ रहे हैं, ये भी इनका भी कहीं बहादुरगढ़ से कांटेक्ट है। बहादुरगढ़ दिल्ली से सटा हुआ प्लेस है। तो आप देख रहे हैं कि सोनीपत, पानीपत, रोहतक, आपका झज्जर, आपका गुड़गांवा, फरीदाबाद, इस तरह से पूरी जो है वो दिल्ली से सटी हुई है। तो दिल्ली में अगर केसेस बढ़ते हैं तो भी हमारी चिंता का विषय है। डॉक्टर पंकज, आज कई चीजों में जो है वो वैक्सीन के लिए हिदायत दी गई है, यानी कि दुकानें खुलेंगी, कई तरीके की जो चीजें हैं, किराना की दुकानें वो भी खुलेंगी। तो इनसे क्या माना जाए कि जो हमारे आंकड़ों पर हम रोक लगा रहे हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और लाजमी सी बात है कि कई दिनों तक लोग अपने घरों में कैद हैं। कई लोग शौकिया तरीके से घरों से बाहर निकलेंगे, कई लोग काम के तरीके से बाहर निकलेंगे। तो इस फैसले को अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए या संतुलित माना जाए? देखिए सोनिया जी, आज 32वां दिन है लॉकडाउन का। यानी लगभग एक पूरा महीना जो है वो लोगों को एजुकेट करने में लगाया गया है। आपके मीडिया कर्मी ने इसमें इनका बहुत सहयोग रहा है, प्रिंट मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, केंद्र और राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश की सरकारों ने भी बहुत मेहनत की है। तो 30 दिन में जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल डिस्टेंसिंग का, आप देखिए 2 गज की दूरी प्रधानमंत्री ने भी कहा, और विशेष वो सहयोग का जो गांव ने सहयोग दिया, गांव वासियों ने जो सहयोग दिया है उसकी उन्होंने सराहना भी की। यानी 2 गज, यानी अपन जो देसी भाषा में कहते हैं कि एक लठ का डिस्टेंस दूर रखना है। 2 गज दे मतलब शरीर से 2 गज की दूरी रखनी है। तो ये जो हमने लोगों को एजुकेट कर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, हाथ धोने के लिए, 30 दिन का समय काफी है लोगों के प्रशिक्षण के लिए। तो अब जो हमने एक्टिविटीज, जो लिमिटेड एक्टिविटीज खोली हैं, उसमें भी ये आशा की जाती है कि अब 30 दिन में उनको आदत पड़ गई होगी और उसका वो अनुपालन करेंगे। अब उसके बाद ये थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है, तो दुकानें खोली गई हैं ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बाहर आ सकें, अपना काम चला सकें। अगर हमने ये 3-4 नियम फॉलो किए, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी रखी, मुंह में मास्क लगाया, बार-बार हाथ धोए और जरूरत पड़ने पर ही हम इनका फायदा उठाएं। ये नहीं कि दुकान खुल गई है तो हमको जाना ही जाना है, एक घूमने के लिए जाना है कि किसी बहाना मिल गया हमारे को, नहीं, हमें अपने ऊपर संयम रखना ही होगा। तो ये अगर हम संयम रखते हैं तो ये भी सही दिशा में एक कदम है जो सरकार ने लिया है, क्योंकि 3 मई से पहले 3 मई तक हमने किया है। अगर 3 महीने तक स्टेजेस में इस तरह की छूट हम देते जाएंगे तो पता लगेगा कि लोगों का क्या व्यवहार रहेगा और कोरोना वायरस का क्या व्यवहार रहेगा। डॉक्टर पंकज, प्लाज्मा थेरेपी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है,
तो आपके हिसाब से क्या लगता है, प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर साबित होगी? ये प्लाज्मा थेरेपी तो नॉन टेस्टेड है। जो इससे पहले जो वायरस आए थे और बड़े वो थे फेटल वायरसेस थे, उस समय में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है वो दी गई थी, उसके भी अच्छे रिजल्ट थे। और अभी भी जहां जहां पर ये प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो उसके रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे आए हैं। इसमें जो है लिमिटेशंस हमारे पास ये है कि हमारे पास डोनर जो हैं वो उतने नहीं हैं, क्योंकि देखिएगा 25,000 लोग जो हैं वो संक्रमित हुए हैं और 25,000 लोगों में से पूरे देश में 5,500 के करीब 5500 के करीब जो है वो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। तो जो ऑलरेडी पेशेंट रिकवर हो चुका होगा, जिसका नेगेटिव आ चुका होगा और उसके बाद भी 24 दिन 14 दिन या 28 दिन तक का पीरियड रहेगा, वो स्वस्थ होगा, 50 साल से ऊपर नहीं होगा, कोई और बीमारी उसको नहीं होगी, डायबिटीज वगैरह, तभी वो डोनर बन सकता है। तो ऐसे में हरियाणा में जितने केसेस हैं, थेरेपी बहुत अच्छी है, थेरेपी सफल है, लेकिन हमारे पास डोनर्स की कमी रहेगी। और तमाम जो टेस्टिंग के लिए अभी हम लगातार टेस्टिंग मशीनों का भी जिक्र करें, तकनीक का भी जिक्र कर रहे हैं, तो कई ऐसी मशीनें भी आई, कई इस तरीके की टेस्टिंग की जो खबरें हैं वो भी आई कि उनमें जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव पाए गए, जो नेगेटिव थे वो चाहे पॉजिटिव पाए गए। तो चाहे रैपिड टेस्टिंग का जिक्र करें, रैपिड किट का जिक्र करें या फिर हम दूसरी तकनीकों का जिक्र करें, तो क्या उस तरीके से भी प्रभाव माना जाए कि जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव दिखाए, जो नेगेटिव थे पॉजिटिव दिखाए? क्या इनसे भी आंकड़ों पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए टीमें बनाई थी जांच करने के लिए। अगर जांच करने पर जिन जिन किटों से टेस्ट जो है वो सही नहीं पाए गए हैं, तो उन किटों से आगे तो उसको बंद करना ही करना है, उनके ऑर्डर्स तो नहीं देने हैं, वो वापस भेजना है, माल भी वापस करना है। लेकिन जो उन किटों से जो ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं और जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, उनके भी दोबारा दूसरे उसके किट्स के साथ टेस्ट किए जाने जरूरी हैं। क्योंकि अगर मान लो उस डिफॉल्ट मतलब गलत किट के कारण अगर पॉजिटिव केसेस नेगेटिव आए हैं, तो वो कैरियर के रूप में काफी संक्रमण सोसाइटी में फैला सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि जिन टेस्ट जो फेल हुए हैं, वो जो उस बैच के जो किट्स और उनसे जो टेस्ट हुए हैं, उनका डाटा सरकार के पास है, तो उनके दोबारा से जितने भी नेगेटिव आए हैं तो दोबारा से टेस्ट कराए जाने चाहिए। डॉक्टर पंकज, आपको क्या लगता है कि इस वायरस पर कब तक रोकथाम लग सकती है? स्थिति कब तक संभावित मानी जाए कि ऐसे ही रहेगी या इसमें कुछ सुधार होगा? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि गर्मी आएंगी तो गर्मी आने से वायरस खत्म होता है, इससे पहले अफवाह के तौर पर माना गया, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स भी है, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करें या फिर वैज्ञानिकों के तथ्यों का जिक्र करें, कि अगर जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी वायरस उतना ही खत्म जल्द होता जाएगा। देखिए, अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में 275 केसेस जो संक्रमित हुए थे, उसमें से केवल 86 केसेस एक्टिव हैं। बाकी 186 जो हैं वो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रेट है ठीक होने का वो लगभग 66% के करीब आ गया है, यानी 66% लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर पूरे देश में देखते हैं तो ये जो आंकड़ा है ये 20% के आसपास ही है। अब ये लॉकडाउन को धीरे धीरे अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म में खोलते हैं और कंडीशनल लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करते हैं, कुछ जगह पे रिलैक्स करते हैं, अगर इसको हम 31 मई तक लेके जाते हैं इसी तरीके से स्टैगर्ड करते करते, तो मुझे लगता है कि 31 मई तक हिंदुस्तान काफी कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। और क्या इस तथ्य को भी सही माना जाए कि गर्मियां जितनी ज्यादा आएंगी, यानी धूप जितनी ज्यादा होगी, इस वायरस का अंत उतना ही जल्दी होगा? क्या ये भी सच माना जाए? क्योंकि पहले सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाह थी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, कई वैज्ञानिकों के जरिए ये माना जा रहा है कि ये तथ्य सही है। देखिए, हम जो है ना, हम तभी किसी बात पर
विश्वास करते हैं जब उसके बारे में प्रॉपर डाटा हमारे पास हो, प्रॉपर रिसर्च की जा सके। इसलिए पहले जब मीडिया में जब ये खबर आई थी तो कि अभी गर्मी में हिंदुस्तान को फायदा होगा, उस समय हमने इसलिए कमेंट्स नहीं दिए थे कि तब तक हमारे पास ये वायरस कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में डाटा उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब जो है इसके बारे में अमेरिका में से भी जो वर्कअप हुआ है, जिन जिन कंट्रीज में ज्यादा हुआ है, तो उनका ये मानना है कि अगर ये 35 डिग्री के टेम्परेचर से अधिक में ये वायरस की लाइफ जो है नमी में आधी रह जाती है, उसकी लाइफ आधी रह जाती है। यानी मान लो सरफेस पे पड़ा है और वो 2 दिन 4 दिन तक वहां रहता है, तो इससे उसका आधा हो जाएगा वहां पे संक्रमण करने की स्थिति। और अगर 75 डिग्री से ऊपर अगर मान लो इसको हीट मिलती है तो ये डेथ भी हो जाती है। और जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं, अगर 30 सेकंड तक इस्तेमाल किया जाए तो ये भी उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब ये रिसर्च पेपर इस बारे में रिसर्च स्टडीज आ गई हैं, तो ये इसका फायदा हिंदुस्तान को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान के अधिकतर भाग में टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से ऊपर जा चुका है। डॉक्टर पंकज, मुझे लगता है कि इसीलिए ये भी एक कंसिडरेशन ये रिपोर्ट आने के बाद जो है इसके ये अध्ययन की रिपोर्ट आने के बाद ही शायद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्रीन जोन्स में मोहल्ले गली मोहल्लों की दुकानें खोल दी जाएं ताकि वहां पे सामान्य जीवन आए। ग्रीन जोन की बात हो रही है ये। तो ग्रीन जोन में खोलेंगे, उसके बाद फिर ऑरेंज जोन में खोलेंगे, और इस तरीके से करते करते ही आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। स्थिति पर सख्त नजर जो है वो सरकार और केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार ने रखी हुई है। डॉक्टर पंकज, जिस तरह हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि तापमान बढ़ने का, उसी के साथ कुछ गर्म खाने पीने के लिए भी हिदायतें दी जा रही हैं, तो इसको कितना सही माना जाए? ये बिल्कुल कारगर माना जाए फिर तो? देखिए, जो हम पहले से ही भारत की संस्कृति ये रही है कि अधिकतर लोग जो है वो मौसम के हिसाब से ही खाना खाते हैं, और कुछ भगवान की दी हुई चीजें भी इस तरह की हैं जो स्वाभाविक वो होती हैं। तभी हम क्या कहते हैं कि सीजनल फूड खाइएगा। और जैसे इस समय हमारे शरीर को पानी की और लवणों की जरूरत है, इसलिए भगवान ने क्या किया, तरबूज, खरबूजा, इस तरह के फल जो है वो हमें उपलब्ध कराए हैं। अब देखिएगा, अब तरबूज में सफिशिएंट मात्रा में पानी होता है, तो ये ध्यान रहे कि बाजार में या कहीं पर भी कटे हुए फल ना खाएं। डॉक्टर पंकज, जिस तरह से अब मास्क का जी केवल घर पे ही खाएं, ये ध्यान रखें। अगर आपने मैंने शिकंजी की मैंने जैसे रिकमेंड किया था, उसमें नमक, चीनी और नींबू के मिश्रण से बनी हुई शिकंजी, आपके ये कटे हुए फल घर में ताजा फल काट के उस काटने के तुरंत बाद उसको खाएं, बाजार में नहीं खाएं किसी भी कीमत पर। जी डॉक्टर पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तरीके से हम खाते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कोरोना के संक्रमण के चलते किस तरीके से खुद का बचाव कर सकते हैं, और आप देखिए कि खान पान में आप किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि आप अच्छा खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हो। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता, खान पान में क्या चीजें शामिल की जा सकती है, और अगर हम घर पर हैं तो क्या भोजन हम खा सकते हैं, अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके खान पान में हम क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। और आप देखें कि तमाम जितनी भी हिदायतें सरकार की ओर से दी गई हैं उनका भी हमें पालन करना है। तो लगातार हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र ये भी कर रहे हैं कि आप अपने खान पान में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, किस तरह से आप इस वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अगर आप किसी के संपर्क में आए हैं तो भी आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, किन किन चीजों का पालन कर सकते हैं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं NETBIMA हरियाणा। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। डॉक्टर अजय, फिलहाल स्थिति कितनी गंभीर देख रहे हैं आप, और इस गंभीरता को कितना माना जाए कि कितने
टाइम तक रोक लगाई जा सकती है? सोनिया जी, देखिए ऐसा है कि दोनों तरफ की खबरें हैं। खबर थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है। बुरी इन द सेंस ये है कि पिछले मेरे ख्याल कल या परसों का जो डेटा था उसमें 24 घंटे में 1700 केस पॉजिटिव आए थे। 1700 केसों का इजाफा हुआ था, जो कि सिंगल इम्पोर्टेंट इतने महीनों से जो सिंगल इम्पोर्टेंट राइज है 1700 केसेस का, वो देखा गया था। अब उस बीच जब हमने देखा कि इतने 1-1.5 महीने में ये पहला दिन ऐसा था 24 घंटे जिसमें 1700 केस राइज किए थे, उसमें दो अच्छी बातें भी सामने आई हैं। एक तो ये है कि हमारा रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट हमारे यहाँ इम्प्रूव किया है। अभी जो हमारा रिकवरी रेट है वो 20.5% के आसपास है, यानी कि 20% जो लोग हैं कोविड के वो रिकवर कर गए हैं। और हमने जो हम उसका मूल्यांकन करते हैं आने वाली स्थिति को, उसको हम देखते हैं कि डबलिंग टाइम जो कोविड की केसेस है कि जो टोटल नंबर है वो डबल कितने दिनों में हो रहा है। आपको याद होगा जब शुरू में जब हमने लॉकडाउन किया था, एक स्टेज आई थी कि जब जो कोविड के केसेस हैं वो 3 दिन में डबल हो रहे थे, फिर वो धीरे धीरे 5 दिन में, 7 दिन में, आज जो हमारा डबलिंग टाइम है कोविड का वो 10 दिन आ गया है। तो अगर आप देखते जाए तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको दिखा रही है कि हमारा जो रास्ता है वो ठीक है। डबलिंग टाइम हमारा बढ़ गया, 10 दिन आ गया है। रिकवरी रेट हमारा बढ़ गया है, 20% हो गया है। ये दोनों चीजें हमको बताई है कि हमारी दिशा बिल्कुल ठीक है। चिंता के विषय कुछ स्टेट्स हैं जो लगातार बने हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है। उनमें भी मुंबई अकेला एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। देखिए 2-2.5 हजार केस पॉजिटिव आ चुके हैं। 12वीं जो स्लम इलाका था इस टाइम पर उन्होंने शुरुआत की थी, आज से 15 दिन पहले 3 केस है। आज देखिए 200 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं 12वीं के अंदर। दिल्ली एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, हालांकि दिल्ली सरकार बहुत हद तक लगी हुई है, कमर कस के लगी हुई है। और आज भी शायद दिल्ली सरकार का एक बयान आया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कुछ शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, जिनको खोल दिया जाए। तो दिल्ली सरकार ने उस पर अभी जो रुख अपनाया वो ये है कि अभी उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी हम दुकानें शायद नहीं खोल पाएंगे। और उनका कहना कुछ हद तक अपने कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य का मूल्यांकन करना पड़ेगा। उनको देखने पाएंगे कि उनके क्षेत्र के अंदर कितने रेड जोन है, कितने ऑरेंज जोन है और कितनी ग्रीन जोन है। जोन के अलावा कितने जोन हमारे कंटेनमेंट के हैं और उसके हिसाब से हमारा जो केस राइज है वो कितना हो रहा है, उसी के ऊपर चीफ मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि नेशनल लेवल पर जो कोविड केसेस का राइज है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो एक लीनियर राइज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो बयान परसों आया था उन्होंने बोला है कि ये एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है, हर 24 घंटे के अंदर लीनियर केस राइज है। तो डेफिनेटली अब हम मेरे ख्याल 27-28 के आसपास हमको, और आप कितने दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए हैं। तो लॉकडाउन मुझे तो नहीं लगता है कि 3 तारीख के बाद पूरी तरह से खुल पाएगा। हो सकता है कुछ जगह पर जो हमारे छोटे कारोबारी हैं, जो छोटी दुकान है, उनको राहत मिले और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स एम्फसाइज कर इंप्लीमेंट करके उन दुकानों को खोला जाए। और जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं को हो सकता है बड़ी राहत मिले। तो डेफिनेटली अभी स्थिति वैसी तो नहीं है कि हम पूरी तरह लॉकडाउन खोल दिया जाए। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, कुछ इलाके पंजाब के, हरियाणा के, डेफिनेटली। तो इसमें आपसे मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख के बाद भी ये लॉकडाउन पूरी तरह खुल पाएगा। डॉक्टर अजय, कोरोना की किसी अगर वैक्सीन का जिक्र किया जाए तो उसको बनने में कितना समय लग सकता है? क्योंकि लगातार जो है प्लाज्मा थेरेपी का भी जिक्र हो रहा है कि इस थेरेपी से भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब वैश्विक तौर पर ये एक चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार रोका जाए तो कैसे रोका जाए, कौन सी वैक्सीन बनाई जाए, और अगर बनाई जाए तो कितना वक्त और लगेगा? जी, इसमें मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहले तो आपने वैक्सीन का जिक्र किया, दूसरा आपने प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया। तो वैक्सीन की जो तैयारी हर देश, काफी सारे ऐसे देश हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बने। अभी पिछले जो हमको खबर मिली थी यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, कि वो शायद ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमन ट्रायल बहुत जल्दी शुरू हो। लेकिन ज्यादातर जो देश हैं, विकसित देश हैं, जैसे यूएस है, यूरोप है,
या अन्य देश है, उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन 2021 से पहले नहीं आ सकती। मार्च 2021 से पहले इसकी वैक्सीन नहीं आ सकती फिलहाल। तो हमको वैक्सीन का ना इंतजार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी हमको इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि प्लाज्मा थेरेपी के डेफिनेटली हर क्षेत्र में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली ने इसका यूज किया, केरला, कर्नाटका पहले से इसका यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली जो कोविड पेशेंट से हम प्लाज्मा लेते हैं उसमें एंटीबॉडी रहती है, और उस प्लाज्मा कि हम 400 ml जो प्लाज्मा है हम कोविड-19 पेशेंट से लेते हैं, और उसको हम जब यूज करते हैं कोविड-19 पेशेंट के अंदर रिजल्ट अच्छे हैं। एक चिंता का विषय सोनिया जी ये है कि अब जो हमारे ब्लड बैंक हैं, देखिए ब्लड बैंक में जो ब्लड है, खून है, वो कैसे आता है? वो तभी आता है जब तो यहाँ पर रक्त शिविर लगेंगे, तो फिर ब्लड बैंक में आते लोग अपना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं। अब लॉकडाउन के चलते हुए ये रक्त शिविर नहीं लग पा रहे हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कम हो गया है, तो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है और जो कंपोनेंट्स ब्लड से निकालते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं हर ब्लड बैंक के अंदर। तो और ये तो क्या है, ये तो स्थिति यही है कि अगर हम प्लाज्मा थेरेपी देनी है तो हम सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं उनसे ही उनका प्लाज्मा निकाल कर, और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, जो सीरियस कंडीशन में है कोविड-19 की, उन्हीं को ही देना जरूरी है। ये नहीं कि आज हमको कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है, हमने उसकी प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी, ये गलत होगा। जितने भी पेशेंट कोविड-19 के हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे हैं, उनको अगर दी जाए, और ये ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि हमारे पास इतने डोनर्स भी नहीं है कोविड-19 के। तो दो बातें हैं, वैक्सीन अभी कुछ हद तक जल्दी नहीं मिल सकती, हमको 2021 से पहले नहीं मिल पाएगी। प्लाज्मा थेरेपी हमको यूज करनी चाहिए, हमको मोटिवेट करनी चाहिए। जितने भी कोविड-19 पेशेंट ठीक हो गए हैं, हर क्षेत्र में सरकार को उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उनसे कॉन्टैक्ट करके उनका प्लाज्मा उनसे क्या नाम है, उनको बोला जाए, उनसे ये विरोध किया जाए कि अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि हम कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको सहारा पाए और उनको ठीक कर पाए। डॉक्टर पंकज, कई दर्शकों के सवाल हैं। सवाल ये है कि वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ एलर्जी जैसा उनको महसूस हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? इसे स्किन प्रॉब्लम माने या फिर मास्क सही ढंग से ना लगाना माने? उपलब्ध है केमिस्ट शॉप पर, या होममेड मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो मास्क बने वो सूती कपड़े से बना हुआ हो, जैसे बनियान जैसा कपड़ा होता है, ऐसे कपड़े से ही बनाए। कहीं अगर मान लो आपने कपड़े का चयन ठीक नहीं किया तो होममेड मास्क जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो अगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क सही मटेरियल से बनाया हुआ मास्क ही पहने, तो एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम शरीर पे कपड़े जो पहनते हैं ना, अगर हम शरीर में पहने हुए कपड़ों से एलर्जी नहीं है तो नाक पे अगर मुंह पे मास्क लगाते हैं तो उससे एलर्जी होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल का ही मास्क घर में बनाया, अगर घर में बना हुआ मास्क पहनते हैं तो। डॉक्टर पंकज, एक और सवाल है कि लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद किसी के हाथों में जलन हो रही है, किसी के हाथों में एलर्जी हो रही है, फिर हाथ सूखे सूखे हो रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सैनिटाइजर की गुणवत्ता देखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे थे कि कुछ टेस्ट में जो रैपिड टेस्ट किट थे वो गलत बने हुए थे, इसलिए उनके टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे। इसी तरीके से अब जो सैनिटाइजर है वो भी काफी तरह से सैनिटाइजर जो है वो मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो हो सकता है कि प्रॉपर ना हो। अगर प्रॉपर सैनिटाइजर होगा तो उसमें क्या है, सैनिटाइजर में आपकी अल्कोहल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ग्लिसरॉल है। अब ऐसे जो सैनिटाइजर्स हैं उनसे अधिकतर लोग जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, उसके आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है वो जो है अपना बाकी चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हैंड वॉश ना रहे, उसके बाद वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। डॉक्टर अजय, जैसे कि लॉकडाउन की अवधि 3 जो मई है उस तक निर्धारित की गई है, अगर सोचिए कि जब सारा काम
छोटे छोटे तरीके से अब शुरू हो रहा है, और जब काम पूरे तरीके से अगर शुरू होता है तो प्रकृति पर किस तरीके से एकदम प्रभाव माना जाए, क्योंकि काम तो एकदम शुरू होगा। लॉकडाउन देश में खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉल होगा। इस कॉल को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं ले सकते हैं, और डेफिनेटली नेशनल लेवल पे हर मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना होगा, इसकी इम्प्लीकेशन के बारे में सोचना होगा। और मैं तो ये बोलूँ कि कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, WHO भी कह रहा है, बाहर के मुल्क के लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मॉनसून सीजन के अंदर और विंटर सीजन के अंदर इस साल भी एक वेव कोविड की आ सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अभी अगर हो सकता है महीने 1.5 महीने बाद अगर ये लॉकडाउन पूरी तरह से हटता है तो उसके बाद हमको क्या करना है। डेफिनेटली उसके बाद भी ये नहीं है हमको कि एकदम ही जैसे हम पहले थे स्थिति कि एकदम लाइन में खड़े हैं, चाहे वो हम मोबाइल शॉप पे खड़े हैं, चाहे हम किसी किराने की दुकान पे खड़े हैं, चाहे हम होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लाइन लगी हुई है, या ऑफिस में खड़े हैं साथ मिलकर। डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, उस लॉकडाउन खत्म होने की भी एक ब्लैक एंड व्हाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। ये जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और यूज ऑफ सैनिटाइजर के, ये तो हमको आप समझिए कि ये अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोविड की जो पीक्स हैं, जो सेकेंड वेव है, वो आ सकता है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वैसे ज्यादा है, हम एक बहुत डेवलप्ड नेशन नहीं है, हमारे यहाँ स्लम्स भी हैं, हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड एरियाज भी हैं। तो हर तरह से देखकर हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब हम पूरा लॉकडाउन खत्म करते हैं तो डूज एंड डोंट्स हर क्षेत्र के अंदर डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे, और डूज एंड डोंट्स कैसे कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना। इस तरह जब लॉकडाउन खत्म होता है, किसी क्षेत्र के अंदर अगर कोविड केस दोबारा दिख रहे हैं तो उस क्षेत्र को हमको लॉकडाउन करके उसको वैसी स्थिति वापस लानी पड़ेगी। तो हमको दोनों तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर आदमी को उसका पालन करना पड़ेगा, और सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लॉकडाउन के बाद भी वो सारी जो चीजें हैं वो मॉनिटर हो रही है कि नहीं हो रही। डॉक्टर पंकज, जो लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित होकर ठीक होकर आ रहे हैं और वो 14 दिन का होम क्वारंटाइन की अवधि भी पूरी कर रहे हैं, और ऐसे में वो अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो अपना 14 दिन का जो टाइम है वो पूरा कर चुके हैं, तो उस वक्त उनके संपर्क में जो लोग आए और जो खुद वो संक्रमित व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से सावधानियां बरतें? अगर वो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, इसका मतलब वो कैरियर नहीं है उसके, तो इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। पर जो व्यक्ति आएंगे, हमने तो सोशल डिस्टेंसिंग को अभी भी कह रखा है कि करनी है। हमने मास्क तो लगाने के लिए सभी को बोला हुआ है कि भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको हैंड वॉश करने हैं, किसी के व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी रखनी है। तो इसलिए अब चाहे वो ठीक हो गया है नहीं हो गया है, उसके बावजूद भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही है। क्योंकि अभी स्टडीज हो रही हैं, उन स्टडीज में जरूरी नहीं है कि जो स्टडीज आएंगी वो एग्जैक्ट मतलब हर एक केसेस में एप्लीकेबल होगी। कई बार हो सकता है टेस्ट नेगेटिव, अभी जैसे ये आया है कि भी कई किटों में टेस्ट नेगेटिव जो पॉजिटिव और पॉजिटिव के नेगेटिव आ रहे हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर वो इसी तरह का पॉजिटिव केस फॉल्सली नेगेटिव आ गया तो ऐसे में संक्रमण तो पहुंचा देगा आपको। तो इसलिए आपको हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखनी ही है। डॉक्टर पंकज, कलानौर के ककराना गांव से एक मामला सामने आया कोरोना संक्रमण का। बुजुर्ग थे वो, और उन बुजुर्ग की पत्नी में भी फिर कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में जो लोग बुजुर्ग हैं वो किस तरीके से अपनी सावधानी बरते, या फिर परिवार वाले बुजुर्ग लोगों के खान पान में क्या चीजें शामिल करें, सावधानियों में क्या चीजें शामिल करें? देखिए, अगर वो बुजुर्ग भी है तो कहीं ना कहीं वो उसने किसी ना किसी के संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में तो आया ही है ना। और संक्रमित व्यक्ति कौन है, वो कैरियर है या पूरा संक्रमित पेशेंट है, वो डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली वो कहाँ से आया, कैसे संक्रमण उस तक पहुंचा। घर में पति को पहुंचा तो पति से पत्नी को पहुंच गया। तभी हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं और बार बार ये एडवाइस करते हैं कि घर में भी आपको
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अदरवाइज एक बार अगर मान लो बाहर से कोई भी आया संक्रमण घर में आ गया और घर में अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो वहां पर भी इसका परिवार के सभी सदस्यों को लपेटना जो है तो अपने आप हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक परिवार में आपने पढ़ा भी होगा कि 52 केसेस हैं एक परिवार के अंदर, वो सारे के सारे उसमें ग्रसित हो गए। तो ये क्योंकि हम घर में सोशल डिस्टेंसिंग अभी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता है। दूसरा हम ये कहते हैं, युवा पीढ़ी से अनुरोध करते हैं कि आप बाहर से संक्रमण घर में ना लेके आए, क्योंकि अगर घर में आप लेकर आएंगे तो आपके बुजुर्ग माँ बाप को ये संक्रमण जल्दी से पकड़ लेगा और अगर उनको कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी मौत की जिम्मेवार भी आप ही होंगे। इसलिए युवा वर्ग को भी बाहर आने जाने से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है समय समय पे उसका सख्ती से पालन युवा वर्ग को भी करना चाहिए। और बाहर जाने के लिए हम बुजुर्गों को तो पूरी तरह से ही मना ही है कि रिलैक्सेशन मिलने के बाद वो बाहर ना जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अजय हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, लगातार वो खेत में काम कर रहे हैं। कई दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे कि धूल की वजह से एलर्जी की परेशानी उनको हो रही है, लेकिन अब चक्कर आने की दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि धूपें ज्यादा हो रही है, उनका काम भी ज्यादा है। तो इस तरह से वो खान पान में किन किन चीजों को शामिल करें और खान पान के अलावा भी वो किस तरीके का बूस्ट, अगर कोई एनर्जी ड्रिंक है तो वो भी ले सके। सोनी जी, जैसे हमको पता है कि हमारे किसान भाई पूरे दिन खेत में मेहनत मशक्कत करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन भी है। अब उनको कोविड का भी खतरा है और एलर्जी का भी खतरा है और तीसरा है उनको धूप में उनको हीट स्ट्रोक भी हो सकती है। जैसे आपने कहा है कि कुछ किसान भाइयों को चक्कर भी है, डेफिनेटली उनको टाइम टू टाइम पानी पीना चाहिए अपने साथ। अगर जो किसान भाई साथ बोतल में नमक चीनी का घोल लेके जाए, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा नमक डाल के और चीनी डाल के, जिसको हम शिकंजी कहते हैं, अगर वो लेके जाए अपने साथ में बहुत अच्छा है चीनी। लेकिन ये है कि उनको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। और अगर नमक चीनी का घोल नहीं अपने साथ, अगर वो ग्लूकोन डी का पैकेट होता है, ग्लूकोज का पैकेट जो हम कहते हैं, हरे रंग का डब्बा जो आता है, वो भी अगर हम साथ में रखें तो एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच डालें और पी जाए तब भी ठीक है। लेकिन हमको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, हाइड्रेट रखना है ताकि बॉडी में, क्योंकि पसीना आता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमको खान पान ऐसे रहना चाहिए जिसमें थोड़ा हमारे को पानी की मात्रा मिले। जैसे हम दाल खा सकते हैं, हमको हरी सब्जी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट अपने साथ आप संतरा लेके जा सकते हैं, पपीता लेके जा सकते हैं, केला खा सकते हैं। तरबूज बहुत अच्छा है, तरबूज बहुत अच्छा है, गर्मियों का अमृत माना जाता है। तरबूज है, खरबूजा है। तो कुछ फ्रूट्स के साथ कुछ खाना और साथ में शिकंजी, नींबू पानी या फिर ग्लूकोन डी, ये सारी चीजें लेके जाएंगे अपने साथ और समय समय पर लेते रहेंगे तो डेफिनेटली उनको हीट स्ट्रोक नहीं होगी और चक्कर वगैरह नहीं आएंगे। ये तो और साथ में डेफिनेटली हमको बोलना है कि अपने साथ साफ गमछे लेके जाएं। जब भी उनको पसीना आता है, अपना गमछा से अपना हाथ पोंछे, मुंह धोए और फिर जो दूसरा गमछा है वो यूज करें डेफिनेटली, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डॉक्टर अजय, अब जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, अब खेत में भी काम कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि जुकाम भी हो रहा है, कईयों को खांसी भी हो रही है, हल्का बुखार भी हो रहा है। तो कोरोना के लक्षण और इस तरह से हल्की खांसी, जुकाम, बुखार को किस तरीके से माना जाए, दोनों के बीच में कितना अंतर माना जाए, किस तरीके से पहचाना जाए कि नॉर्मल है सब कुछ? देखिए, ऐसा है कि एक तो सबसे पहले ये है कि कई बार हमको ये लगता है कि जैसे काम किया है उसके बाद हमको लगता है कि तुरंत हम ठंडा पानी पी लें। ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम गर्मी से काम करके आए, तुरंत हमने बर्फ डाल के वो पानी पी लिया, बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया, ये थोड़ा हमारे लिए नुकसानदेही है। अगर हम मटके का पानी पी पाए या ताजा पानी पी पाए वो ज्यादा अच्छा है। एकदम ठंडा पानी पियेंगे तो गला होगा, गला खराब से जुकाम होगा। दूसरी बात आपने बताई है कि अब हम कैसे पहचाने कि ये कोविड हो सकता है या फिर आम। बिल्कुल। अगर आप किसी के संक्रमण में नहीं आए और आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को कोविड नहीं हुआ है, आप दूसरे क्षेत्र ट्रैवल नहीं किए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये खांसी जुकाम मामूली है, बुखार तेज नहीं है, डेफिनेटली आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को लगता है
कि आपका कोविड टेस्ट जरूरी है, तभी आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। अन्यथा जो दवाई आपको बताई गई है आप उसका दवाई का सेवन कीजिए। हाँ, अगर आपको दवाई से फर्क नहीं पड़ता है, स्थिति वैसी है या बुखार बढ़ता है, डेफिनेटली फिर आप डॉक्टर से सलाह लें और आप कोविड का टेस्ट करें। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आजकल टेली कंसल्टेशन शुरू हो चुका है। आप कोई भी डॉक्टर से आप फोन पे व्हाट्सएप करके या फोन पे उनसे सलाह ले सकते हैं, अपनी तकलीफों के बारे में बता सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर निर्देश देता है आपको उनको फॉलो करना है, अपने मन से आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। डॉक्टर पंकज, अब जिस तरह से लोग जो हैं वो चेकअप के लिए ओपीडीज में नहीं जा पा रहे हैं, अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में घरों में कई तरीके की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया या फिर घुटनों में दर्द हो गया और हड्डियों में दर्द हो गया। तो इस तरीके से वो खान पान में भी किन चीजों को शामिल करें? कोई टैबलेट्स है जो आप बता सकते हैं? ने जैसे कहा कि अपना इलाज तो अपने लेवल पे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम हुआ कि किस बीमारी के कारण या किस चीज के कारण वो दर्द हो रहा है तो दिक्कत होगी। लेकिन यूजुअली जो है इस तरह का जो दर्द हो रहा है या बाकी सारी चीजें आप बता रहे हैं, शिकायतें हैं, ये कहीं ना कहीं उन मरीजों में जिनमें पहले से ये शिकायतें थी वो अब थोड़ा एग्रीवेट हो सकती है, अभी वो बढ़ सकती हैं इस समय में। तो ऐसे में वो ये जो उन्होंने ऑलरेडी दवाइयां ले रखी हैं पहले से, उनके पास पता है कि उन्होंने उस समय जब पहले दर्द हुआ था तो क्या क्या दवाइयां ली थी, तो कोशिश करें कि उन्हीं दवाइयों को वो दोबारा जो डॉक्टर ने बताई थी उसकी डोज के हिसाब से ले लें। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं आप किसी ऐप के माध्यम से आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से और डॉक्टर से चर्चा करने के बाद ही दवाइयों का सेवन करें। अपने स्तर पे दवाइयों का सेवन उचित नहीं है। दूसरा ये कि घरेलू नुस्खे जो है वो कहीं ना कहीं घर में लोगों ने शुरू से करते आए हैं, तो घरेलू नुस्खों से अगर कई लोग घरेलू नुस्खों से ठीक भी होते हैं तो वो उनको भी अपना सकते हैं, जो उन्होंने पहले अपने ऊपर आजमा रखे हैं तो उनको भी बेझिझक करके कर सकते हैं जिससे पहले ठीक हुए थे। अन्यथा जो है आप कोशिश करें कि आप संबंधित डॉक्टर के पास ही कांटेक्ट करें। आपके पास कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जरूर होगी, उस पर डॉक्टर का नंबर भी लिखा होगा, वरना आजकल तो आसानी से नंबर वगैरह मिल सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि भी आप संबंधित डॉक्टर से ही उपचार करवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज, चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों ने जाना कि किस तरीके से वो कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, खान पान में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और दूसरी चीज है अपने इम्यून पावर को हम किस तरीके से बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रोंग है तो कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा या हम किसी भी रोग से जल्द ही ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।